दोस्तों नमस्कार। जिस सरकार में कभी किसी का इस्तीफा नहीं होता, जिस सरकार के भीतर कोई भी मंत्री कितनी भी बड़ी गलती करे उसे इस्तीफा देने को नहीं कहा जाता, उस सरकार में क्या पहली बार वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा होने वाला है? क्या वाकई अमेरिका के साथ हुई तिजारती डील सरकार के गले की फांस बन चुकी है? क्या सरकार को लगने लगा है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो जिस दिन इस मुल्क के किसान और मजदूर सड़क पर उतर आए उसके बाद विपक्ष की सियासत भड़क सकती है और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह भी जब प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते रहे हैं कि इस मुल्क के किसानों, मजदूरों और देहाती हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन इस बार मामला क्या वाकई अलग है? और क्या यह हालात सरकार को परेशान कर रहे हैं? इसलिए तलाश किया जा रहा है वो कौन सा शख्स होगा जिसके सर पर सब कुछ मार दिया जाए। यह सवाल शुरू में कच्चे तेल को लेकर उभरे। उस वक्त ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्री ने इस पूरी डील से किनारा कर लिया और वाणिज्य मंत्रालय ने भी रूस से आने वाले कच्चे तेल की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सब कुछ विदेश मंत्रालय को सौंप दिया, यानी किसी ने जिम्मा नहीं लिया। सब ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल तो किसानों का है, कपास का है, कपड़ा इंडस्ट्री का है और उन तमाम निर्यात से जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों का है जो इस तिजारती डील के बाद दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कैसे कर पाएंगी। और जब सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश की उभरकर सामने आ गई तो सरकार के भीतर हड़कंप मच गया। इसलिए रात के 12 बजे भी वाणिज्य मंत्री जागते हैं और एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जो डील तिजारती डील हुई वो सबसे बेहतरीन है और उनकी जवान पर विपक्ष के नेता के लिए अपशब्द आ ही जाते हैं। President Rahul Gandhi has once again rolled out a stage managed, most artificial and fake narrative. आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है। किसने बनाया इन्हें विपक्ष का नेता? सुबह होती है, फिर से वाणिज्य मंत्री बोलना शुरू करते हैं कि यह परंपरा तो बहुत पुरानी है। कहीं से कच्चा माल खरीद लो, उसे प्रोसेस करो और निर्यात कर दो। और यह तो कपास हो या कच्चे तेल का इलाका, हर जगह ऐसे ही होता आया है। हिंदुस्तान की यह पुरानी परंपरा रही है। तो रात की नींद गायब है और दिन का चैन खो चुका है वाणिज्य मंत्री का। लेकिन मामला यही नहीं थमता। असली मुद्दा यह है कि जब विपक्ष के नेता हकीकत के साथ मुल्क के सामने ये हालात रख रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो एक झटके में उन्हें निशाना बनाते हुए चाहे वाणिज्य मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री और अब तो खुद गृह मंत्री भी मैदान में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे, बार बार बोल रहे, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। तमाम मंत्री, तमाम नेता सबके निशाने पर विपक्ष के नेता हैं और उनके द्वारा बोले गए शब्दों या हकीकत को खारिज करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जुट गए हैं। प्रधानमंत्री वो खामोश है। प्रधानमंत्री तो आज भी असम के दौरे पर, रोड शो चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ देखा समझा जा रहा है।
तो सवाल यह है, क्या हालात इस मुल्क में इस सरकार के लिए खतरनाक हो चुके हैं? हमें लगता है आज इन हालात को एक एक करके समझा जाए। सबसे पहले एक हकीकत जान लीजिए, जिस तिजारती डील को लेकर सरकार फंस चुकी है उसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। जी हाँ, ठीक 1 साल पहले फरवरी 2025 का महीना 12 या 13 फरवरी की तारीख प्रधानमंत्री वाशिंगटन में थे और हिंदुस्तान अमेरिका के बीच तिजारती रिश्ते कैसे होंगे इस पर बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में 3 बातें निकल कर आईं। पहली, हिंदुस्तान की एनर्जी की ज़रूरतें, वो एनर्जी जो अब तक हिंदुस्तान रूस से सबसे ज़्यादा ले रहा था, अब वो वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ शिफ्ट होनी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं। दूसरी, डिफेंस का इलाका, वो डिफेंस जिसमें हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदता है, अगले 10 साल में धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाए। और तीसरी, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच तिजारती रिश्ते 500 अरब डॉलर तक कैसे और किस रफ्तार से पहुंचे इस पर भी बातचीत हो रही थी। यानी सही मायने में 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन के सफर के दौरान अमेरिका के साथ रिश्तों की वो लकीर पहली बार खींची थी और वो लकीर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस अंजाम तक पहुंच गई कि अब सरकार के पास जवाब नहीं है। विपक्ष का नेता निशाने पर है। इस मुल्क के किसानों को राहत देने के लिए सिवाय इसके कि विपक्ष का नेता झूठ बोल रहा है, कोई तथ्य या आंकड़े सरकार के पास नहीं है। जब बात शुरू से हो रही है तो फिर 1 साल पहले ही आपको लिए चलते हैं। 1 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आज हमने 2 तरफा तजारत को 2030 तक दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का मकसद तय किया है। हमारी टीमें एक आपसी फायदेमंद तिजारती समझौते को जल्दी पूरा करने का काम करेंगी। हिंदुस्तान की एनर्जी की हिफाजत और डिफेंस की तैयारी में अमेरिका की अहम भूमिका है। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी साल भर पहले दुनिया भर की मीडिया के सामने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ तिजारती रिश्तों का खुला जिक्र कर रहे थे। उस वक्त सौदे का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मौजूदा वक्त में जो 6 फरवरी को हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील हुई, जिसमें जिन बातों का जिक्र किया गया, ध्यान दीजिए, 6 फरवरी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने इस डील पर कुछ भी नहीं कहा। अगर कहा तो सोशल मीडिया या ट्विटर के जरिए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दी कि चलिए ये डील हो गई, बहुत शानदार है। ना वो तेल की आमद को लेकर कुछ कह पाए, ना डिफेंस के इलाके को लेकर, ना कृषि के इलाके को लेकर और ना कपड़ा इंडस्ट्री को लेकर, जो नया सवाल बांग्लादेश की वजह से उभर रहा है। यानी वो डील जो 1 साल पहले प्रधानमंत्री के जहन में तजारती और 2 तरफा रिश्तों को लेकर हुई थी, आज की तारीख में सरकार तलाश रही है कि इसे किसके सर मढ़ा जाए। तो क्या वाकई वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा तय है? क्योंकि यह मुल्क किसान और मजदूरों के संकट को संभाल पाए या ना संभाल पाए, लेकिन उससे उपजी सियासत को कोई भी सरकार संभाल नहीं पाती है। और यह बेचैनी इस वक्त सरकार के भीतर है। तो 2 सवाल बड़े हो गए हैं, सियासत को थामा जाए या डील का हिस्सा किसी एक नेता के मत्थे मरकर कहा जाए
कि गलती हो गई होगी, लेकिन हम देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कृषि के इलाके में कोई समझौता नहीं करेंगे तो क्या वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? बड़ा मुश्किल सवाल है यह, क्योंकि सरकार तो हर कदम पर फंसी हुई है और फंसी हुई हालात में कभी किसी एक का इस्तीफा नहीं लिया जाता, वरना सत्ता भरभरा कर गिर जाती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है? कल रात 12 बज रहे थे और रात के लगभग 12 या सवा 12 पर एक ट्वीट करते हैं खुद वाणिज्य मंत्री और शुरुआत में ही गाली देते हैं विपक्ष के नेता को। कैसे शख्स को विपक्ष का नेता एलओपी बना दिया गया है। सुबह होती है, सुबह होने पर वो समझाना शुरू करते हैं, देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है और यह परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है कि किस तरीके से सामान का आयात किया जाए, प्रोसेस किया जाए, निर्यात किया जाए। यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। विपक्ष का नेता इसे समझता ही नहीं है। रात और सुबह प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, कृषि मंत्री भी अपनी बातों की शुरुआत करते हैं तो निशाने पर पहले विपक्ष के नेता को लेते हैं, उसके बाद जो बताते हैं उसमें वाणिज्य मंत्री ने जो डील की उसके मुताबिक अपनी बातों को रखते हैं। तथ्य क्या है? हमें लगता है कि पहले वाणिज्य मंत्री की रात और सुबह की बातों को मिला लेते हैं। जरा सुन तो लीजिए। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage managed, most artificial and fake narrative. आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है। मैं आज तक यह समझ नहीं पाया हूं कि इतने नासमझ शख्स को नेता कैसे बनाया गया। हिंदुस्तान की कपास की ताकत और बढ़ेगी, कपास की जरूरत भी बढ़ेगी और यह जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, यह विदेश व्यापार नीति में सदियों से चली आ रही है। मुश्किल यह है कि इस मुल्क के कैबिनेट मंत्री भी नहीं जानते कि इस दौर में जानकारी हासिल करना बहुत आसान काम है और अब वो पुरानी हालात रही नहीं जहां आप किसी एक मुल्क की सीमा के भीतर बनकर अपने नजरियों को रखें और बाहर से कोई जानकारी आने ही न दे। यह अब मुमकिन नहीं है। तो जब यह मुमकिन नहीं है तो वाणिज्य मंत्री जो बातें रख रहे हैं उसकी कोई जमीन है? क्योंकि वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं हाँ सही है, अमेरिका से आयात करेंगे, हिंदुस्तान में उसे प्रोसेस करेंगे और फिर निर्यात करेंगे। यह काम तो पहले भी होता चला आया है, लेकिन यहाँ समझना होगा क्या आयात करेगी कपड़ा इंडस्ट्री? कपास आयात करेगी, सूती धागा आयात करेगी या बना हुआ कपड़ा आयात करेगी? क्या आयात करेगी और हिंदुस्तान में क्या प्रोसेस करेगी और उसके बाद उसी सामान को जो अमेरिका से 0% शुल्क पर हिंदुस्तान में आएगा उसे 0% शुल्क पर निर्यात कर देगी अमेरिका में और कहेगी हमने मुनाफा कमा लिया। तो तथ्य क्या है? बांग्लादेश का जिक्र अचानक क्यों शुरू हो गया? दरअसल हकीकत यह है, अगर आप एक साल पहले के आंकड़ों को समझें हिंदुस्तान और बांग्लादेश के और इस डील को समझें जो इस डील में व्यवस्था की गई है, जो अमेरिका से फाइबर लेगा यानी जो कपास फाइबर है या जो सूती धागा है जिसे कॉटन यार्न कहते हैं वो लेगा वहाँ से और साथ साथ जो सूती बुना हुआ कपड़ा भी लेगा। वो जब उसे प्रोसेस करके अमेरिका को भेजेगा तो उसे 0% ही शुल्क देना होगा। अब सवाल है बांग्लादेश 0% में निर्यात करेगा, 0% में वो सामान अमेरिका से उठाएगा। क्या यह हिंदुस्तान के लिए मुमकिन है? क्योंकि हिंदुस्तान में कपास तो बहुत होता है और हालात यह है कि हिंदुस्तान दुनिया भर में अपनी कपास निर्यात करता है और अभी तक यानी जो हम पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा कपास बांग्लादेश को ही दिया है और अब बांग्लादेश ने वो शटर गिरा दिया।
अब वो अमेरिका की तरफ चला गया और वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी अमेरिका से लेगा कपास, सूती धागा। तो हिंदुस्तान की कपड़ा इंडस्ट्री जो किसानों से शुरू होती है, वो किसान खत्म हो गए। और अगर आप वो नहीं करते हैं, यानी वहाँ से सामान नहीं लेते और यहाँ हिंदुस्तान की कपड़ा इंडस्ट्री अपने ही कपास, अपने ही सूती धागे से जो कपड़ा बनाएगी और उसे अमेरिका भेजेगी, तो उस पर 18% शुल्क लग जाएगा। तो यहाँ का माल उठाइएगा तो वहाँ गया, यानी कपड़ा इंडस्ट्री को मुनाफा नहीं। विश्व बाजार और अमेरिकी बाजार में वो टिक नहीं पाएगी। और अगर बाहर से यानी अमेरिका का सामान आ गया और कपड़ा इंडस्ट्री को फायदा हो गया, तो किसान पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। यही बात विपक्ष का नेता कहना चाह रहा है और कह भी रहा है। लेकिन एक हकीकत जो हमने आपसे कही थी ना, साल भर पहले का एक आंकड़ा भी देख लीजिए। दरअसल बांग्लादेश हिंदुस्तान से जो कपास फाइबर होता है, पूरे विश्व से वो लगभग 2.5 अरब डॉलर का कॉटन फाइबर खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। और उसमें हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा है। 655 मिलियन डॉलर का हिंदुस्तान निर्यात करता है कपास फाइबर का। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जो 604 मिलियन डॉलर का करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो 255 मिलियन डॉलर का करता है। और कुल मिलाकर 2.5 अरब डॉलर है। तो यह कपास फाइबर जो हिंदुस्तान भेज रहा है 655 मिलियन डॉलर का, अब वो बंद हो गया। इसके बाद आई कॉटन यार्न, जिसे सूती धागा कहते हैं। यह तकरीबन बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता है वो 1.8 अरब डॉलर का है। और उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का ही सूती धागा बांग्लादेश जाता है, जो तकरीबन 1.6 अरब डॉलर है। यानी 90% से ज़्यादा सूती धागा हिंदुस्तान का ही बांग्लादेश में जाता है। यह भी बंद हो गया। तीसरे हालात, वोवेन कॉटन फैब्रिक यानी सूती बुना हुआ कपड़ा बांग्लादेश इंपोर्ट करता है 1.3 अरब डॉलर, जिसमें हिंदुस्तान 194 मिलियन डॉलर का देता है। ज़्यादातर चीन देता है 601 मिलियन डॉलर का। हिंदुस्तान का रास्ता यहाँ भी बंद हो गया। अमेरिका से उसने सामान मंगा लिया, तो यानी हिंदुस्तान के भीतर होने वाला कपास फाइबर हो, सूती धागा हो, सूती बुना हुआ कपड़ा हो, अब वो बांग्लादेश नहीं जाएगा। और जब वो नहीं जाएगा तो यह सामान कहाँ जाएगा? और नई मुश्किल यह हो गई है कि अमेरिका उसी सामान पर 0 शुल्क लगाएगा जो कच्चा माल उससे इंपोर्ट कर लेगी कोई भी मुल्क। तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के बदले अमेरिका को चुन रही है। फ़ायदेमंद भी है उसके लिए। हिंदुस्तान में शुल्क है, वहाँ 0% शुल्क, उसे सामान भी बेचना है अब अमेरिकी बाजार में। तो अमेरिकी बाजार में वो ज़्यादा सामान अब भेज सकती है। इसी बात का जिक्र विपक्ष के नेता वाणिज्य मंत्री का नाम लेकर करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ भी है या नहीं? पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील नरेंद्र मोदी जी। झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसे सरेंडर कहता हूँ, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगी, या कपड़ा इंडस्ट्री को मारेगी, या फिर दोनों को उड़ा देगी। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने फैसला ले लिया कि वो अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करेंगे। यह है अमेरिकी डील, यह है प्रधानमंत्री की डील, और यहीं से सियासत की शुरुआत होती है। अंतर्राष्ट्रीय डील, वो भी अमेरिकी डील को लेकर हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत का तापमान गर्म होना शुरू हो जाता है। और तब यह सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई हिंदुस्तान ने जो अमेरिका के साथ डील की है उसमें हिंदुस्तान सरकार की गर्दन अमेरिका ने पकड़ रखी है? और जो मामले इस दौर में उभर कर सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं, उसमें अमेरिकी अदालत में फंसा हुआ एक बड़े उद्योगपति का मामला हो, या जिसका जिक्र विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री से जोड़ देता है, और दूसरी तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय फाइल जिसमें बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आने वाले हैं,
यह सवाल इसलिए ज़्यादा आसान भी है और समझना जरूरी भी है क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जब भी प्रधानमंत्री सफ़र करते हैं तो अक्सर वहाँ दो राष्ट्र अध्यक्षों के सामने जो विश्व मीडिया होती है उसे इतनी आज़ादी नहीं होती कि वो कुछ भी सवाल पूछ दें। उसका एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तौर तरीके होते हैं। कौन से सवाल ऐसे न हों जो मेहमान राष्ट्राध्यक्ष को परेशानी में डाल दें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन साल भर पहले पहली बार जब फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री खड़े थे, उस वक्त एक अजीब सवाल भी पूछा गया। और वो सवाल उस वक्त क्यों पूछा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों इजाज़त दे दी या व्हाइट हाउस ने उसे क्यों नहीं रोका, और वो धीरे धीरे कैसे अमेरिका के भीतर बढ़ता चला गया। और विपक्ष के नेता अब खुले तौर पर ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान के भीतर कारपोरेट और सत्ता के कनेक्शन का मतलब क्या है। यानी एक बड़े उद्योगपति और सत्ता के कनेक्शन का मतलब क्या है। और हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत में भी यह छुपा नहीं है कि इस कनेक्शन का मतलब 2013 में जब एक बड़े उद्योगपति के चार्टर्ड विमान पर घूमते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार पर निकला करते थे, हर कोई नजर आ रहा था, हर कोई देख रहा था। उस दौर की विमान यात्रा को कौन भूल पाया होगा। वो तो आज भी हर जहन में होगा। लेकिन वो बात निकलते निकलते जब एक घूस कांड और होते होते उस पैसे के मामले में जाकर पहुंच गई जिसका जवाब 18 महीने तक सरकार ने नहीं दिया, और उसके बाद वहां की अदालत में यह फाइल जब खुली तो अगला सवाल यह भी है, ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जानकारी या इजाजत बिना वो मामला खुल जाए जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मुश्किल हालात में खड़ा कर दे रहा है। और हिंदुस्तान के मुश्किल हालात के भीतर विपक्ष की सियासत और उसमें विपक्ष का नेता उसे मुद्दा बनाने से चूकता नहीं, जिसका जिक्र वो संसद के भीतर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। यह सवाल फरवरी 2025 में ठीक साल भर पहले जिस तिजारती डील की पहली लकीर खींची गई थी उसी वक्त उद्योगपति का सवाल भी वहां उठा। और अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब यह सवाल उठाया था तो प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया था। हमें लगता है आज उसे याद करना चाहिए, देख लेना चाहिए। Have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। पहली बात, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात, ऐसे निजी मामलों के लिए दो मुल्क के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। याद है ना दोस्तों? दरअसल यह सवाल तीन बातों की तरफ इशारा करता है जो साल भर के बाद हिंदुस्तान की सियासत में उथल पुथल मचा रही है या मचा चुकी है। और सरकार के सामने एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें वो खुद फंस चुकी है। पहला, उद्योगपति का मामला। दूसरा, तिजारती डील का मामला। तीसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय फाइल का मामला। और इन तीनों की हालात के बाद किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। उनकी इमेज बर्बाद न हो जाए, इसे उस सियासत को बचाना है जो इस वक्त सत्ताधारी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने तिजारती डील पर पूरे तरीके से खामोशी ओढ़ ली है। उस अंतर्राष्ट्रीय फाइल में जब पहली बार जिक्र हुआ तो एक मंत्री तो सामने आ गए और क्या क्या कहते चले गए, उस पर रोक कोई कैसे लगाएगा, क्योंकि वो एक पुराने नौकरशाह हैं
और नौकरशाह इस उम्र में आते आते रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को जी रहे हैं बतौर मंत्री। तमाम विशेषाधिकार इनके साथ जुड़े हैं और यह फाइल बड़ी होती चली जाएगी, यह हर कोई जान रहा है। लेकिन पहला जिक्र तो प्रधानमंत्री को, जिसका जिक्र किसी दूसरे से नहीं, ठीक से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहकर किया था कि जो उस फाइल में प्रधानमंत्री का जिक्र है कि वो इजराइल गए थे, तो इजराइल तो गए थे, लेकिन उसके बाद जो जिक्र है वो बकवास है। सवाल है उस फाइल में अभी और भी पन्ने हैं, बहुत सारे पन्ने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यह भी हर कोई जानता है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति इससे अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानते हैं उस फाइल को लेकर अब किसकी गर्दन फंसेगी, हिंदुस्तान के भीतर उसे लेकर कैसे हंगामे की हालात आएगी। वो यह भी जान रहे हैं कि दरअसल जिस तिजारती डील को लेकर वो अमेरिका को फायदा नुकसान की हालात में ला रहे हैं, इससे हिंदुस्तान की सियासत के भीतर भूचाल तो आएगा, जो आ चुका है। और यही से वो सवाल खड़ा होता है, क्या इस वक्त अलग अलग मुद्दों को लेकर जो तीन चेहरे सामने उभरते हैं, उसमें से एक उद्योगपति का चेहरा, एक मंत्री का चेहरा और एक वाणिज्य मंत्री का चेहरा, तो क्या सबको शहीद कर दिया जाए? जी नहीं, बल्कि बकरा बना दिया जाए। क्या यह एक ऐसे हालात में यह मुल्क आकर खड़ा हो गया है कि अब सत्ताधारी दल के सामने या मौजूदा सरकार को संभाले हुए नेताओं के सामने भी यह मुश्किल सवाल है कि उन्होंने कोई भी नंबर 2 खड़ा नहीं किया है। इसलिए उस इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और इसकी सियासत शुरुआत विपक्ष के नेता को निशाने पर लेते हुए उन्हें मूर्ख कह दीजिए, क्यों बनाया गया यह कह दीजिए, सबसे ज़्यादा ना जानने वाले शख्स के तौर पर कह दीजिए। मतलब इन्हें कुछ नहीं पता, सब कुछ कहा जा रहा है, और हालात इतने नाजुक हो गए कि इन सबके बीच क्या करना है खुद ही नहीं पता। तो अपने ही सांसद के जरिए एक मोशन का जिक्र करवा दिया गया, जो पहले विशेषाधिकार मोशन था, अब सेंसर मोशन है। वो जानते हैं कि यह मोशन जैसे ही संसद के भीतर खुलेगा तो वो तमाम दस्तावेज जिसका जिक्र विपक्ष का नेता कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय फाइल का जिक्र हो जो न्याय विभाग द्वारा जारी की गई हैं, उद्योगपति के केस का जिक्र हो, जो तिजारती डील के भीतर की हालात हों, सारे दस्तावेज जब सदन में रख दिए जाएंगे तो सरकार उस पर क्या बहस करेगी, जब वो तथ्यों के तौर पर मौजूद होंगे। आप मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जानकारी को मैनेज कैसे करेंगे? जानकारियां तो अब दुनिया भर में अलग अलग माध्यमों से चली जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही है हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के भीतर की मीडिया चाहे खामोशी बरत ले, आंखों पर पट्टी डाल ले, इनकार कर दे कुछ भी कहने से, या फिर सरकार की वकालत पे उतर आए, लेकिन यह तो एक सियासी मोड़ पर आकर इस मुल्क की सियासत खड़ी हो गई है, जहां पहली बार एक प्रधानमंत्री की वो इमेज और उनके पूरे कैबिनेट मंत्रियों की टीम है जिनके जरिए जो फैसले लिए गए हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत को संभाले हुए विपक्ष के नेता हैं। तो चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बातों को सुनिए। विपक्ष का नेता लगातार झूठ बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, बेशर्मी से झूठ बोल रहा है, और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। भाइयों बहनों, विपक्षी नेता हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें, यानी सरकार तिजारती डील को लेकर जवाब नहीं दे रही है, तिजारती डील के ऊपर जो शख्स कह रहा है उस शख्स को निशाने पर लेकर कह रही है कि हम सही हैं। सियासत की इस मोड़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही हालात होती हैं। पहली हालत, सरकार अंदरूनी सियासत में पहली बार संकट में है। दूसरी हालत, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ताकतें हिंदुस्तान के साथ डील कर रही थीं, डील कर रही हैं, या हिंदुस्तान की जो पूरी 10-11 साल की सियासत जिस अमेरिका के साथ चल रही थी, उस अमेरिका को क्या अब लगने लगा है कि जितना फायदा होना था वो मौजूदा सरकार का हो गया। अब क्या किसी दूसरे शख्स को तलाश लिया जाए
क्या वाकई ऐसी हालात है जितना पा सकते थे पा लिए, अब इसके बाद यह काम तो कोई भी करेगा, लेकिन वो नए नजरिए से करेगा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लिए तो ऐसा ही थोड़ी है कि उसके परिवार वाले अब उस सत्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब अमेरिका के हिसाब से वो काम करेंगे। एक मैसेज देना था, तो क्या ये मैसेज नए तरीके से हिंदुस्तान की सियासत को असर कर रहा है, या फिर हिंदुस्तान की सियासत जो अभी तक एक तरफा हिसाब से चल रही थी, अब उसके सामने संकट है कि वो किस ताने बाने को कहां तक छेड़े। इसलिए बीते 11 साल में कभी किसी का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो क्या किसी इस्तीफे से कोई राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। मैसेज तो यह भी है कि डील तो हो गई और डील तो होगी, घेराबंदी तो हो चुकी, घेराबंदी तो कर चुके हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर हिंदुस्तान की वो सियासत ही हिल गई जो अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर अभी तक चल रही थी। वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या चीन ही क्यों ना हो, इस पर पूरी प्रक्रिया में हिंदुस्तान की जो वैचारिक और विरासत की हालात में जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रूस के साथ थे, ईरान के साथ थे, वो भी हिल गए। जो हालात फिलिस्तीन और गजा को लेकर थी, उसे भी तो हमने अपने मुताबिक कर लिया। ये सारी हालात बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय तजारती डील, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहारे एक दूसरे को कूटनीति के तौर पर साधना और अंदरूनी सियासत में कौन सत्ता में रहेगा नहीं रहेगा, इसे लेकर नए नए पैमाने भी तय करना और वो एक धमकी की तरह हो, यह मैसेज कम से कम इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में उभर कर आ चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री खामोश है, लेकिन वो जानते हैं कि असली ताकत तो चुनावी जीत से तय होती है। इसलिए तो आज वो असम की सड़कों पर नजर आए, यानी हिंदुस्तान की सत्ता का चुनावी जीत का नजरिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका का हिंदुस्तान की सत्ता को लेकर नजरिया दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इसकी उम्र कितनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए वन देश पर।